नमस्ते प्रिय पाठकों, ज्ञान प्रकाशम टॉक में आपका फिर से स्वागत करते हुए हमें खुशी हो रही है। मैं आपका ज्ञान प्रकाशम हूँ। मैं तुम्हारा हूँ कुंडलिनी। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो ये दावा करती है कि हमारे दिमाग में एक छिपी हुई शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो हमारी जिंदगी को बना या बिगाड़ सकती है। किताब का नाम है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड जी। और किताब की शुरुआत कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन गहरे सवालों से होती है। जैसे क्यों एक इंसान खुश और दौलतमंद है जबकि दूसरा दुखी और गरीब? क्यों एक आत्मविश्वास से भरा है और दूसरा हमेशा डरा हुआ सा रहता है? बिल्कुल। और किताब कहती है कि इन सब का जवाब हमारे ही मन के काम करने के तरीके में है। हाँ। तो आज हमारा मकसद सिर्फ इस किताब के दावों को दोहराना नहीं है, हम ये समझना चाहते हैं कि मन के ये दो हिस्से, चेतन और अवचेतन, ये मॉडल असल में काम कैसे करता है, और सबसे जरूरी, क्या ये सच में काम करता है? हाँ, क्या वाकई इन तकनीकों का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? तो चलिए इन विचारों को जरा खोल कर देखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। किताब का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हमारे पास एक ही मन है, लेकिन उसके दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से हैं। या कह सकते हैं कि काम करने के दो अलग तरीके हैं। हाँ, दो अलग तरीके, चेतन और अवचेतन। सुनने में तो ये काफी सरल लगता है, पर इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, आपका चेतन मन वो हिस्सा है जिसका आप और मैं अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सोचता है, तर्क करता है, निर्णय लेता है। मतलब जो जाग रहा है। बिल्कुल। किताब में इसे एक बहुत अच्छी उपमा दी गई है, जहाज का कप्तान। कप्तान पुल पर खड़ा रहता है, नक्शे देखता है, दिशा तय करता है और फिर इंजन रूम में आदेश भेजता है। अच्छा, और अवचेतन मन? अवचेतन मन इंजन रूम के कर्मचारियों की तरह है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये कर्मचारी कप्तान से सवाल नहीं करते। वो ये नहीं पूछते कि क्यों? नहीं, वो ये नहीं पूछते कि क्या पक्का है कि हमें इस दिशा में जाना चाहिए। उन्हें जो भी आदेश मिलता है वो बस उसे पूरा कर देते हैं, चाहे जहाज चट्टानों की तरफ ही क्यों न जा रहा हो। ओहो। ये तर्क नहीं करता, बस चेतन मन से मिले विचारों और विश्वासों को स्वीकार करता है और उन्हें हकीकत बनाने में जुट जाता है। ये हमारी भावनाओं का, हमारी आदतों का घर है, और तो और ये हमारे शरीर के उन सारे कामों को कंट्रोल करता है जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं। जैसे दिल का धड़कना? हाँ, दिल की धड़कन, पाचन, सांस लेना, ये सब अवचेतन ही संभालता है। ये जहाज वाला उदाहरण बहुत अच्छा है। किताब में एक और उदाहरण है जो मुझे हमेशा याद रहता है। बगीचे वाला। हाँ, बगीचे वाला, कि मन एक बगीचे की तरह है। हमारा जो चेतन मन है वो माली है और हमारे विचार बीज हैं। बिल्कुल। और अवचेतन मन है उपजाऊ मिट्टी। अब मिट्टी ये सवाल नहीं करती कि आप गुलाब का बीज बो रहे हैं या किसी जहरीले पौधे का। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं, आप जो भी बोएंगे वो उसे ही उगा देगी। और यही इस किताब का सबसे मुख्य विचार है। हर विचार एक कारण है और परिस्थिति उसका परिणाम। सही कहा। इसका मतलब है कि हम अनजाने में अपने जीवन में उन चीजों को आकर्षित कर सकते हैं जिन्हें हम असल में चाहते ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे विचार वैसे हैं। ये बगीचे वाला उदाहरण बाकी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। अगर हमारा चेतन मन माली है तो ये बीज बोता कैसे? क्या सिर्फ एक बार कुछ सोच लेने से वो बीज बन जाता है, या इसके लिए कुछ और भी जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर सुझाव यानी सजेशन की शक्ति सामने आती है। सुझाव? हाँ, हमारा अवचेतन मन सुझावों के प्रति बहुत ग्रहणशील होता है, रिसेप्टिव होता है, खासकर जब वो सुझाव किसी गहरी भावना के साथ दिए जाएं। ये उस बात को सच मान लेता है जिस पर हमारा चेतन मन पूरा विश्वास कर लेता है। इसीलिए चेतन मन को द्वार पर पहरेदार भी कहा गया है। पहरेदार? जी, इसका काम है हानिकारक सुझावों को अंदर जाने से रोकना। किताब में जहाज का एक बड़ा मजेदार किस्सा इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, बताइए। एक यात्री है जो समुद्री यात्रा से डरता है। कोई उससे आकर कहता है, अरे आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। क्योंकि उसके मन में पहले से ही वो डर का बीज है, वो इस सुझाव को तुरंत मान लेता है और सच में बीमार पड़ जाता है। हाँ, सच में बीमार पड़ जाता है। लेकिन जब वही बात जहाज के एक पुराने नाविक से कही जाती है तो वो हंस देता है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका अवचेतन मन इस सुझाव को अस्वीकार कर देता है। उसके पहरेदार ने उस नकारात्मक विचार को अंदर आने ही नहीं दिया। बिल्कुल। लेकिन ये शक्ति कभी-कभी बहुत शाब्दिक रूप से भी काम करती है, जैसा कि किताब के एक और उदाहरण से पता चलता है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। कौन सा? एक पिता था जिसकी बेटी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी।
बहुत हताश होकर उसने एक दिन गहरी भावना के साथ सोचा या कहा, मैं अपनी बेटी के ठीक होने के लिए अपना दाहिना हाथ भी दे सकता हूँ। ओहो। किताब के अनुसार कुछ समय बाद एक कार दुर्घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया और ठीक उसी समय उसकी बेटी की बीमारी चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगी। एक मिनट, ये सुनने में तो थोड़ा डरावना भी है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारे अनजाने में सोचे गए तीव्र विचार भी हकीकत बन सकते हैं? ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हुई। बिल्कुल, और यहीं पर लेखक का असली संदेश छिपा है। ये शक्ति एक प्राकृतिक नियम की तरह है, जैसे गुरुत्वाकर्षण। ये न्यूट्रल है, मतलब तटस्थ। अच्छा, बुरे में फर्क नहीं करती? बिल्कुल नहीं। यह सिर्फ आपके प्रमुख विचारों और आपके गहरे विश्वासों पर काम करती है। इसीलिए अपने विचारों के प्रति जागरूक होना इतना जरूरी है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि समझदारी और जागरूकता से सोचने के बारे में है। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन सवाल ये है कि कोई इसे असल जिंदगी में, मतलब जानबूझकर अच्छे कामों के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकता है? क्या किताब में कुछ व्यवहारिक तकनीकें दी गई हैं? हाँ, और यही इस किताब की सबसे अच्छी बात है। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती, बल्कि तरीके भी सिखाती है। सबसे असरदार तरीकों में से एक है नींद जैसी अवस्था, जिसे ड्राउजी स्टेट कहते हैं, उसका उपयोग करना। मतलब जब हम सोने वाले होते हैं या बस जागे ही होते हैं? जी, आज का न्यूरोसाइंस इसे अल्फा या थीटा ब्रेन वेव स्टेट कहता है। इस समय हमारा तार्किक चेतन मन शांत हो जाता है और अवचेतन मन का दरवाजा सुझावों के लिए सबसे ज्यादा खुला होता है। अच्छा। चार्ल्स बॉडोइन नाम के एक मनोचिकित्सक की तकनीक का जिक्र है। अपने लक्ष्य को एक छोटे सरल वाक्य में समेट लें और उसे नींद में जाते हुए लोरी की तरह धीरे धीरे भावना के साथ दोहराएं। इसका कोई उदाहरण है किताब में? हाँ, एक महिला एक लंबे और कड़वे मुकदमे में फंसी हुई थी। हर रात वो नींद की अवस्था में दोहराती, ये दिव्य व्यवस्था में समाप्त हो गया है। वो सिर्फ शब्द नहीं बोल रही थी, वो शांति और समाधान की भावना को महसूस करती थी। कुछ ही दिनों में उसके वकील ने फोन करके बताया कि दूसरी पार्टी समझौते के लिए तैयार हो गई है। वाह। एक और तकनीक है मानसिक फिल्म विधि, मेंटल मूवी मेथड। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसा आज के दौर में टॉप एथलीट करते हैं, विजुअलाइजेशन। सही कहा। जैसे चीनी कहावत है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। बिल्कुल। ये तकनीक कहती है कि आप जो परिणाम चाहते हैं उसे सिर्फ दोहराएं नहीं, बल्कि उसकी एक जीती जागती मानसिक फिल्म देखें, उसे महसूस करें। लेखक ने खुद इसका इस्तेमाल अपना एक घर बेचने के लिए किया था ना? जी, हर रात सोने से पहले वो कल्पना करता था कि घर बिक चुका है। वो मन की आंखों से देखता था कि वो बगीचे में जा रहा है, फॉर सेल का बोर्ड जमीन से निकाल रहा है, उसे कंधे पर रख के गैरेज में फेंक रहा है और कह रहा है, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। हाँ, वो इस पूरी फिल्म को इतनी गहराई से महसूस करता था कि उसे सच में संतुष्टि मिलती थी। अगले ही दिन एक खरीदार आया और उसने बयाना दे दिया। अच्छा, एक और तकनीक है जिसके बारे में मैंने पढ़ा था, धन्यवाद तकनीक। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो ये मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगी है। क्यों? अगर कोई सच में आर्थिक तंगी से गुजर रहा है तो वो धन्यवाद की भावना को ईमानदारी से कैसे महसूस कर सकता है? क्या ये फेक इट टिल यू मेक इट जैसा नहीं है? क्या हमारा मन इस धोखे को पकड़ नहीं लेगा? या ये एक बहुत ही जायज सवाल है और आप सही हैं। अगर आप सिर्फ जबरदस्ती धन्यवाद धन्यवाद कह रहे हैं लेकिन अंदर से कमी और चिंता महसूस कर रहे हैं तो ये काम नहीं करेगा। इससे तो संघर्ष पैदा होगा। बिल्कुल, आपकी चेतन और अवचेतन मन में संघर्ष पैदा होगा। इस तकनीक का असली सार शब्दों में नहीं बल्कि भावना में है। मिस्टर ब्रोक, जिनका किताब में जिक्र है, वो भी बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी में थे। उन्होंने पिता मेरे धन के लिए धन्यवाद दोहराना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल था, लेकिन वो उन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद महसूस करने पर ध्यान केंद्रित करते थे, जो उनका परिवार, हवा, पानी। धीरे धीरे उनका मन स्वीकृति और आभार की अवस्था में आने लगा। यह जबरदस्ती नहीं बल्कि एक अभ्यास है। जब आप आभार की भावना पैदा करते हैं तो आपका अवचेतन मन ये मानने लगता है कि आपके पास आभारी होने के लिए कुछ है और वो वैसी ही और परिस्थितियां बनाता है। तो इसका मतलब ये है कि इन तकनीकों का इस्तेमाल जीवन की बड़ी चुनौतियों जैसे धन की कमी या किसी तरह के डर पर काबू पाने के लिए भी किया जा सकता है। बिल्कुल। धन के बारे में किताब क्या कहती है? क्या सिर्फ ये सोचने से कि मैं अमीर हूँ कोई अमीर बन सकता है? नहीं, और किताब इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट है। सिर्फ ये दोहराना कि मैं अमीर हूँ जबकि आपका बैंक अकाउंट खाली है,
ये एक आंतरिक संघर्ष पैदा करेगा। आपका चेतन मन कहेगा तुम झूठ बोल रहे हो। सही कहा। इसके बजाय किताब ऐसे वाक्यों का सुझाव देती है जो कोई बहस पैदा न करें, जैसे दिन और रात मेरे सभी हितों में मैं समृद्ध हो रहा हूँ। अच्छा, ये एक प्रगतिशील विचार है। हाँ, जिसे आपका मन आसानी से स्वीकार कर सकता है। और एक बहुत जरूरी बात जो किताब कहती है, दूसरों की समृद्धि से ईर्ष्या करना या उनकी आलोचना करना धन को खुद से दूर भगाने जैसा है। क्यों? क्योंकि ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को ये संदेश दे रहे हैं कि धन एक बुरी चीज है। और डर के बारे में क्या? मुझे इस किताब का एक कॉन्सेप्ट हमेशा बहुत दिलचस्प लगा है, विपरीत प्रयास का नियम, लॉ ऑफ रिवर्स्ड एफर्ट। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत देखने को मिलता है। जब आप किसी का नाम याद करने की बहुत कोशिश करते हैं तो वो जुबान पर आकर भी याद नहीं आता। किताब बताती है कि ऐसा क्यों होता है। हाँ, ये नियम कहता है कि जब आपकी इच्छा मतलब विल पावर और आपकी कल्पना इमेजिनेशन में टकराव होता है तो हमेशा कल्पना की ही जीत होती है। हमेशा। हमेशा। इसका क्लासिक उदाहरण है लकड़ी का तख्ता। अगर वो जमीन पर रखा है तो आप उस पर आसानी से चल लेंगे, आपकी चलने की इच्छा है और कल्पना में कोई डर नहीं है। सही। लेकिन अगर वही तख्ता 2 इमारतों के 20 फीट की ऊंचाई पर रख दिया जाए, चलने की इच्छा तो अब भी है, लेकिन गिरने की कल्पना इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि वो आपकी इच्छा पर हावी हो जाएगी। आप जितना ज्यादा चलने की कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा गिरने की कल्पना करेंगे। लेकिन क्या ये हमेशा कल्पना की ही जीत होती है? कई बार तो हम अपनी इच्छा शक्ति के दम पर ही मुश्किल काम कर जाते हैं, भले ही हमें डर लग रहा हो। जैसे कोई सैनिक युद्ध के मैदान में जाता है, वहां तो इच्छा शक्ति कल्पना पर हावी होती है ना। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। इस मामले में समाधान ये नहीं है कि सैनिक अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि ये है कि उसकी ट्रेनिंग ने उसके अवचेतन में एक मजबूत विश्वास पैदा कर दिया है। अच्छा। उसकी ट्रेनिंग, उसके साथियों पर भरोसा और कर्तव्य की भावना ने एक नई ज्यादा शक्तिशाली कल्पना बना दी है जो कि सफलतापूर्वक मिशन पूरा करने की है। मतलब ये कल्पना डर की कल्पना से ज्यादा मजबूत हो जाती है। बिल्कुल। तो यहाँ भी कल्पना ही जीत रही है, लेकिन ये एक सचेत रूप से बनाई गई सकारात्मक कल्पना है। इसीलिए किताब कहती है कि डर पर काबू पाने के लिए उससे लड़े मत। तो फिर क्या करें? आराम करें और मन में बार बार उस काम को सफलतापूर्वक करते हुए देखें। अपनी कल्पना को अपना सहयोगी बनाएं, दुश्मन नहीं। तो आज की इस पूरी बातचीत का जो सार है वो ये है कि हमारा मन 2 हिस्सों में काम करता है। हमारा चेतन मन कप्तान है और अवचेतन मन इंजन रूम जो चुपचाप आदेशों का पालन करता है। और हम विजुअलाइजेशन और सकारात्मक कथनों जैसी तकनीकों के जरिए, खासकर विश्राम की अवस्था में, इन आदेशों को सचेत रूप से बदल सकते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा सबक ये है कि हम परिस्थितियों के शिकार नहीं है, हमारे अंदर एक शक्तिशाली सहयोगी है। शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत अपने मन के द्वार पर पहरेदार बनने से होती है। मतलब ये देखने से कि हम बाहरी दुनिया से और खुद से किस तरह के सुझावों को अपने अंदर जाने दे रहे हैं। ये एक निरंतर अभ्यास है, कोई एक दिन का जादू नहीं। सही कहा। जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ कर जाते हैं। जरूर। किताब में शरीर को ठीक करने की अवचेतन शक्ति के कई उदाहरण हैं, जैसे लेखक का खुद प्रार्थना की शक्ति से अपनी त्वचा की एक गंभीर बीमारी को ठीक करना। हम अक्सर मन और शरीर को 2 अलग-अलग चीजों की तरह देखते हैं। लेकिन अगर हमारे विचार हमारी सफलता और हमारे डर पर इतना गहरा असर डाल सकते हैं, तो हमारे अपने स्वास्थ्य और कल्याण के लिए इस मन शरीर के संबंध की कितनी अनदेखी क्षमता हो सकती है, जिसके बारे में शायद हमने सोचना भी शुरू नहीं किया है।